हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा या उससे लास्ट क्लास में जो पढ़ा आपने देखा होगा वीडियो, फर्स्ट वाले की शायद आपको मिल गई हो। आवाज नहीं आ रही। मिल गई है आपको। हाँ जी, वॉइस कहाँ से आ रही है? बंद कर दो, अपने आप को म्यूट कर दो। म्यूट करना है वो मैं कर दूं। सर आपका वॉइस लो है। मेरा वॉइस स्लो है? यस सर। हाँ जी, अब आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रही है। चलो ठीक है। जिसके ही बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज आ रहा है ना, तो अपने आप को म्यूट कर लेना टाइम के लिए। उसके बाद जब आप वॉइस हट जाए तो आप उसके बाद आपको अनम्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है? वरना क्लास में फिर सही तरीके से क्लास नहीं हो पाएगी ना। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में कोई डाउट या आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो करे आपने? लेजर वाला तो अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ जी, कहाँ गए सारे? स्टॉक वाला ना सर। हाँ, जैसे स्टॉक वाला तो करा होगा तो बेस्ट है अगर कर लिया वो भी, बट लेजर वाला तक का तो आंसर सबका आ जाना चाहिए अब। हाँ जी सर, हो चुका है दोनों। हो चुका है दोनों? हम्म। और उसका ओवरऑल ओवरव्यू कर लिया ना आप लोगों ने? हाँ जी, ओवरऑल ओवरव्यू कर लिया ना आपने, क्योंकि टैली प्राइम आपका पूरा नया अपडेट हो चुका है। यस सर। ठीक है, और आगे जाके सारा काम आपको इसी में करना होगा और इसमें जो फीचर्स है उनका यूज करना होगा आपको। तो फिर लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है तो करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक क्या था हमारा, कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस आपकी। क्योंकि सबसे पहले अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आप कहीं अकाउंटिंग करने गए या कभी इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया गया कि आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपको पता है, हम अकाउंटिंग करते किस बेसिस पे है, ठीक है? या फिर बोल दे आपके अकाउंटिंग के एग्जाम्पशन हम क्या लेके चलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी तभी तो आप उनको बता पाओगे, है ना? या फिर आगे जाके मान लो आप क्या करते हो जी, एक सीनियर अकाउंटेंट या सीनियर एक पोस्ट पर लग जाते हो, उसके बाद जो आपके जूनियर आते हैं तो उनको भी तो आप गाइड करोगे। यस सर। तो मैंने वो पेज दिए थे तो किस किस ने ईमानदारी से बताना किस किस ने पढ़ा है उसे। किसी ने नहीं? ओके। मतलब इतनी ज्यादा ईमानदारी दिखा दी। सर नहीं पढ़ा था, बाहर गया हुआ था, पता ही है आपको तो। अच्छा, तो चलो कोई नहीं। अगर देखो आपने नहीं पढ़ा तो भी हमें आज पढ़ना ही है। बाकी वो इसके लिए था कि आप उसको एक बार ओवरऑल मतलब एक बार देख लो कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से मतलब क्या आपके एजम्पशन मेजरमेंट आपकी होती है। बट अब आज क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हम अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं और हमारी अकाउंटिंग किस बेसिस पे होती है। क्योंकि सबसे पहले आपको यही नहीं पता होगा तो फायदा नहीं अकाउंटिंग का, है ना? क्योंकि अभी तक तो हमारा ओवरऑल क्या था कि आपका इंट्रोडक्शन था टैली प्राइम का, उसके अंदर लेजर और उसके अंदर स्टॉक देखा था हमें किस किस कैसे की रेट करना और कैसे कैसे हमें उसको मेजर करना होता है। बट अब जब हम आगे से अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मान लो आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होने वाली है, कि आगे जाके जितनी परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ऐसे करके आगे बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो आपकी डेली रूटीन में होती है, तो वो आपको कब करोगे? जब आपको ये सारी एग्जाम्पशन, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट पता होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी चीजें वो एज्यूम की जाती है। ठीक है, तो अब देखो जो आपके एग्जाम्पशन ये थे, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ जी, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या है हम किस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, हमने क्या एग्जाम्पशन ले रखी है। मान लो कि आप अकाउंटिंग जो करते हो क्या वो क्या मतलब आप खाली किताब भरते रहते हो, या मतलब एक टाइम पीरियड बाद आप देखते भी हो ना कि हाँ उसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है ना? हाँ जी। यस सर। यस सर। और उसके बाद क्या है, आपकी गवर्नमेंट भी इस बीच में आती है आपके पास, बोलती है जी आप जो कमा रहे हो उसका पैसा हमें भी तो दो, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल।
गवर्नमेंट आती है, बोलती जी आप हम उसको किसके टैक्स के रूप में आपसे लेंगे और क्या करेंगे, आपके ही आगे आने वाली लाइफ के लिए जो बेटर कंडीशन, मतलब बेटर इन्वायरमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए सड़कें, रोड, मतलब जिससे कि आप और ज्यादा बिजनेस कर पाओ, तभी तो टैक्स लेती है गवर्नमेंट आपसे। यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहला आता है आपका एग्जम्पशंस, आपकी कि आपकी अकाउंटिंग में एग्जम्पशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अकाउंटिंग में एग्जम्पशन क्या, कि सबसे फर्स्ट आपका कि एग्जम्पशन होती क्या है, सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। तो कौन बताएगा, क्योंकि सारे के सारे ज्यादातर कॉमर्स के हैं। हाँ जी प्रकाश जी, हाँ जी सर। जल्दी से बताइए, अकाउंटिंग एग्जम्पशन क्या होती है आपकी। सर एग्जाम्पल ये होता है ना, माना जाता है कि बिजनेस में इसी वे थ्रू चलना चाहिए। ठीक है, और कोई, एक वे बना दिया है अभिलाष जी। अकाउंट में। सेपरेट एंटिटी माना जाता है ना सर। वो तो अलग वो तो अलग है, आपने एग्जम्पशन बता दी, आपको मतलब सिंपल्स है। एग्जम्पशन से समझते क्या हो। एग्जाम्पशन से क्या समझते? देखो एग्जम्पशन क्या है, जैसे मान लो आप कोई काम करने जा रहे हो, तो आप पहले सोचते नहीं हो कि यार मैं ऐसा करूंगा कुछ और फिर ये करूंगा फिर उसके बाद ये करूंगा, ऐसे करके मेरा काम कंप्लीट होगा। एक नॉर्मल जो डेली रूटीन में ये होता है ना। हम्म। जी सर। तो वही चीज अब अकाउंटिंग पे भी तो अप्लीकेबल होती है। जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो बोला जी, अकाउंटिंग जिन्होंने ये एग्जम्पशन बनाई कि हम किस बेसिस पर अकाउंटिंग करें, ये कंटिन्यूटी रहेगी या फिर आपका क्या है जी इसके अंदर कि हम कैसे प्रॉफिट एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें, तो उसके लिए आपकी एग्जम्पशन बनाई गई कि जिसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती रहे। ठीक है, हम्म। फिर इसमें आता है सबसे पहला अकाउंटिंग जो आपका है एंटिटी एग्जम्पशन आपका, कि अकाउंटिंग को एक क्या बोला गया, एक एंटिटी बोला गया है, कि जैसे कि एक पर्सन होता है, ठीक है, और एक आपका बिजनेस होता है, तो दोनों को हम सेपरेट एंटिटी में सेपरेट। बताया गया। ठीक है, क्यों बताया गया, मान लो एक पर्सन ए है जिसने, मान लो कि, हेलो, यस सर। यस सर। मान लो कि एक पर्सन ए है, उसने क्या करा जी, उसके पास घर था, बंगला था, मतलब गाड़ी ये सब थी, वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बट उसने सोचा मैं एक बिजनेस करूंगा। अब वो बिजनेस करने गया तो क्या करा जी, उसने बोला जी मेरे पास गाड़ी है, बंगला, सब वो बिजनेस का है, फिर कभी बिजनेस के लिए खरीद ले। तो इस तरीके से उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी, मेजरमेंट नहीं हो पाएंगे उसके, है ना, यस कि सर। उसके लिए क्या एसेट्स है, क्या ये लाइबिलिटी है, वो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कभी वो पर्सनल यूज कर रहा है, कभी वो जो बिजनेस चला रहा है उसमें यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो जाएगी उससे क्या टैक्स लेने में। तो आगे से फिर क्या कर रहा है जी, इसमें एग्जाम्पशन बनाए कि अकाउंटिंग जो आपका एंटिटी एग्जाम्पशन मींस क्या, कि आपका जो पर्सन है वो अगर सेपरेट इंडिविजुअल है और अपने इंडिविजुअल खर्चे करता है, वो चीज आपकी सेपरेट है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यस सर। और जो बिजनेस उसने खोला है या जो चला रहा है, अगर वो वहां रह के और बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंस करता है या कोई एसेट्स खरीदता है या कोई कुछ भी चीज मतलब सेल परचेज करता है, वो सारी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस एंटिटी में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जिससे कि दोनों चीज उसकी सेपरेट मेंटेन होंगी। सेपरेट मान लीजिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में देखो एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको मतलब ओवरऑल समझा दूंगा इसमें, कि एक व्हीकल परचेज किया बाय एक बिजनेस ओनर ने फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो इसने क्या करा, शुड बी नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस, जो आपकी है आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स, क्यों, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए करा है ना। यस सर। तो ये चीज आपका होता है एक सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपका होता है अकाउंटिंग, जो आपकी सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, यस सर। ये वाला क्लियर सबको या किसी को कोई डाउट। नो सर। ठीक है, तो अगले पे आते हैं कि आपका अकाउंटिंग पीरियड बोला गया जी। अकाउंटिंग पीरियड क्या, अब जैसे मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, अब वो बिजनेस क्या है, आप कंटिन्यू तो चलेगा, बट एक टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज आपका, कि आपको पता चले कि मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस हो रहा है, या मेरे को इनकम आ रही है या मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, किस बेसिस पे आप उसको कंसिडर करोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम एक पीरियड बनाते हैं इसको, जिसको बोला गया एक फाइनेंशियल ये आपका पीरियड, और एक आपका कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इन दोनों में याद रखना कि कल को आप बोले जी आपका फाइनेंशियल ईयर बताओ, आप वहां पे इंटरव्यू में बोलो कि 1 जनवरी से 31, ये आपका कैलेंडर पीरियड होता है, और कुछ बिजनेस इसमें यूज किए जाते हैं। बाकी सारे के सारे जितने गवर्नमेंट प्राइवेट जितने भी आपकी कंपनीज फर्म्स आपके जो भी आपके होते हैं ट्रस्ट इंस्टीट्यूट एलएलपी जो भी मतलब बिजनेस एंटिटी, वो सारी क्या फॉलो करती है आपकी फाइनेंशियल आपका
पीरियड आपका जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे इस बार के लिए कौन सा आपका अभी अभी कौन सा चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर? 2021 2022 21 एंड 21 22 जो 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022। 2022। ठीक है, तो ये आपको बताया गया कि जिससे आप अपनी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे, जो लॉसेस आप बियर कर रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इतना प्रॉफिट या इतना लॉस, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ये थी। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आया तो क्या चीज थी, जिससे कि आप मेजरमेंट कर पाओगे, है ना। यस सर। फिर आपका आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न होता है जो एग्जम्पशन आपका जो बिजनेस है एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना। यस अब सर। ये तो नहीं है कि आपने आज बिजनेस खोला और बोला जी मैं 4 साल चला के बंद कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आप तो चाहोगे कि वो सालों साल चलता रहे। यस सर। सालों साल। और आपने देखा भी होगा कि जैसे एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करा, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका ही कोई फैमिली मेंबर आके फिर उस बिजनेस को आगे रन कर रहा है, फिर उसका ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है ना। यस सर। तो वो चीज क्या है आपका, तो बोला गया इसको गोइंग कंसर्न का एक एजम्पशन लिया कि आप जो बिजनेस चलाओगे कंटिन्यूटी में चलाओगे। ये नहीं कि आपने बोला कि नहीं मैं इस साल के लिए चला रहा हूँ, वो फिर आपका बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। यस सर। फिर आपका आता है मनी मेजरमेंट एग्जाम्पशन। मनी मेजरमेंट्स क्या है कि जैसे अब आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होगी, आप परचेज करोगे या किसी से सेल करोगे। तो कोई ऐसा तो नहीं होगी कि आपने बोला कि आप मैं टी शर्ट बेचता हूँ तो, और आप क्या करते हो जी आप इलेक्ट्रॉनिक, तो मेरी 10 टी शर्ट ले लो और एक टीवी दे दो, ऐसा तो होता है। नो सर। ये तो पहले बार्टर सिस्टम में होता था, जो बहुत पहले था आपका, जब तक मनी आपका बना नहीं था। जब से मनी बन गया तो क्या उसको हर ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर किया जाता है ना। यस सर। कि मनी में क्या मेजर किया जाता है कि आपने एक पर्सन को अगर आपने परचेज करी तो क्या 10,000 20,000 कुछ वैल्यू तो होती होगी उसकी, है ना। यस सर। तो हमें उससे क्या मनी मेजरमेंट एग्जाम्पशन में कंसिडर किया कि कुछ भी चीज हम जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे उसके एज ए किस में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी वाले, मनी आपके। ठीक है। यस सर। तो ये मनी मेजरमेंट एग्जाम्पशन है आपकी, कि जिसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसको क्या है, जब भी हम लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन तो उसी से होगी बट उसको मनी की वैल्यू में भी लिखेंगे कि हाँ ये इतने की ट्रांजेक्शन थी, या इस पार्टी से इतनी की करी, ये एसेट्स मैंने इतनी की खरीदी। ठीक है। ठीक है सर। अब अगला आता है आपका कॉन्सेप्ट, कि हमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्रूल कॉन्सेप्ट आपका। अब क्या है ना, आपकी दो चीज पे अकाउंटिंग चलती है, एक केस बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। ठीक है, दोनों याद रखना। जैसे इसमें बता रखा है सबसे पहले, क्योंकि कैश का कोई जिक्र नहीं करता कि क्या है जी कैश, या कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जो अकाउंटिंग होती है किस बेसिस पे होती है। तो वो 2 टाइप की होती है जी, एक होती है केस बेसिस पे और एक एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है। यस सर। केस बेसिस पे तो क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि आपको पता है आपने सेल करी पैसा मिल गया, आपने परचेस करी पैसा दे दिया, या आपने कोई चीज परचेस करी है, कोई एसेट्स खरीदी है, तो एट ए टाइम आपकी वो डील होके खत्म हो जा रहा है ना। यस सर। बट एक्रूअल बेसिस को इसलिए मतलब बता रखा है ज्यादा कि इसके अकॉर्डिंग ही सारे बिजनेस चलते हैं आपके, क्योंकि हर बिजनेस आपका क्या है एक्रूअल बेसिस पे ही चलता है। कभी ये तो नहीं है कि हर बड़ी ट्रांजेक्शन एट ए टाइम हुई और आपको पेमेंट मिल गई काम खत्म, ऐसा हुआ है कभी। और वो बिजनेस में क्या है, जो ट्रांजेक्शन होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, कि जैसे उसने आज मतलब मेरे से ट्रांजेक्शन करी, फिर महीने बाद उसको मतलब काम पड़ेगा, फिर वो ट्रांजेक्शन करेगा हमसे, है ना। यस सर। तो हमेशा अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है। एक्रूअल बेसिस मींस क्या, कि आपने उसके लिए काम करके दिया और वो आपकी इनकम जनरेट हो गई। ठीक है। यस सर। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने मान लो कोई एक्सपेंसेस करा है, जैसे मान लो कि आपने किसी की सर्विस ले ली, आप उसको अब पेमेंट आगे करोगे। ठीक है। तो वो भी एक्रूअल बेसिस आपका, कि जिससे कि पेमेंट और रिसिप्ट आपकी क्या है जी आगे इन फ्यूचर होएगी जी। ठीक है। ठीक है सर। अब अगला आता है डुअल एक्सपेक्ट आपका कॉन्सेप्ट। अब डुअल एक्सपेक्ट होता है आपका डबल बुक कीपिंग कह दो इसे, या आपका डबल एंट्री सिस्टम कह दो। कि मीन्स क्या, कि आपको खुद नॉर्मल लाइफ में ही पता है कि एक पर्सन क्या है, कोई चीज परचेज करता है तो परचेज करने वाला जो पर्सन है, जो उसको सामान देगा, कुछ ना कुछ उससे वो भी लेता है ना। यस सर। आप डेली रूटीन की लाइफ में ही जाओगे, कोई सामान खरीदने तो उसको क्या देते हो, आप पैसे देते हो तब वो सामान देता है ना। यस सर।
या आप कोई चीज, आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको सामान के बदले आप पैसा लेते हो, तो क्या हुआ, वो भी तो डुअल एक्सपेक्ट हुआ ना आपका। यस सर। तो इसलिए क्या है, आपकी अकाउंटिंग में बोला गया है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो डुअल एक्सपेक्ट पे करेंगे, कि एक को डेबिट और एक को क्रेडिट, वो भी सेम बैलेंस से। ये याद रखना कि कल को आप सोचो, मैं तो दुकान वालों को क्या करता हूँ कि गया मैं और मैंने वो 10,000 का सामान खरीदा, उसको बोलता हूँ 8,000 ले ले, 2,000 बाद में ले लियो, तो आप बोलते हो मैंने तो उसको 8 ही दिए। तो ऐसा अकाउंटिंग में नहीं चलता। अकाउंटिंग में क्या होता है, जो जितना आप डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। फिर आता है देखो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है आपका कि जो आपका बिजनेस रन कर रहा है उसमें जो भी एसेट्स है या जो भी आपके जैसे इन्वेस्टर है, इन सबको आपके बिजनेस की पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। कि जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है आप उनसे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है हाइड करके रखोगे तो आपके लिए अच्छी नहीं है ना। या प्लस मान लो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आप जब तक नहीं एक्चुअल बताओगे तो कैसे पता चलेगा आपको, और आगे ये आपको फुल डिस्क्लोज करके रखनी होती है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पहले ये बताओ, क्योंकि मैं फिर आगे जाता रहूँ, फिर लास्ट में आप बोलो नहीं सर ये चीजें एक बार इसको मतलब दोबारा बता दो। इससे पहले आप यहीं पे आप बता दो अगर किसी को डाउट है तो। थर्ड पॉइंट बता दो सर एक बार। थर्ड पॉइंट फुल डिस्क्लोजर। यस सर। अब फुल डिस्क्लोजर देखो वही है आपका कि जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो तो उसमें जो भी आपका जैसे आपकी कोई स्टॉक है या मान लो कोई आपके इन्वेस्टर्स है, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो उन सबको पता होने चाहिए ना। अब जैसे घर में आप कोई काम करने जाते हो तो आप बताते नहीं हो घर वालों को, जो भी आपके पेरेंट्स है मतलब जो भी रिलेटिव आपके घर में रह रहे हैं, कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ या मैं यहाँ जाने वाला हूँ। उसी टाइप से आपको क्या है, बिजनेस भी रन कर रहे हो, जो आपके साथ आपके जो इन्वेस्टर्स, जो आपके डेटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स, ये सारे हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए कि आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, या आपने ये चीज करी तो उसके रीजन पे क्या चीज है, तो उसको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो चीज आपका होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके सर। फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो इसे। ये होता है जी आपका एसेट्स के लिए। अब एसेट्स के लिए क्या, कि अब मान लो कि आज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लो आपने एक एसेट्स खरीदा मोबाइल फोन, आगे 10 दिन बाद उसकी वैल्यू सेम रहती है? नो सर। ये कंपनी वालों का नहीं। आप ये कहीं एग्जांपल ऐसा मत लेना कि जैसे मैंने आज नया फोन खरीदा और आप बोलो मैं 10 दिन बाद खरीद रहा हूँ, मार्केट में उसकी प्राइस भी सेम है, वो वाला नहीं है। जैसा आपने खरीदा और आप किसी को बेच इसका बिकेगा वो? नहीं सर, नहीं पिकेगा। नहीं बिकेगा ना। और एक सबसे और इससे इसका एग्जांपल है आपका लैंड का, कि मान लो एक लैंड आपने अभी खरीदी 10 लाख रुपए की, है ना, सर। और आगे 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 40 लाख रुपए की, तो आप क्या उसको अपनी बुक में 40 लाख का दिखा दोगे? हाँ जी। सर नहीं सर। मैंने बोला कि आज मैंने एक लैंड खरीदी 10 लाख रुपए की, 2 साल बाद उसकी 40 लाख की वैल्यू हो गई, तो मैं क्या अपनी बुक में जाऊंगा बोलूंगा जी मेरी 10 लाख की वैल्यू अब 40 लाख में हो गई तो 40 लाख कर दूंगा उसे? नहीं ना। क्योंकि इसीलिए बोला गया हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक आएंगे, कि आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है दोनों में डिफर करेगा, आपका चेंजेस रहेंगे। और ये चेंजेस कब खत्म होते हैं, जब आप उसको आप सेल करोगे। ठीक है। जब तक आप उसका यूज कर रहे हो, जब तक आप उसको वही बुक वैल्यू से लेके चलोगे जो आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए। बट आगे जाके आप कहते हो नहीं अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। अब सेल में जो वैल्यू मार्केट में बिक रही होगी आप उस पर बेचोगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसको क्या दिखाओगे अपने अकाउंटिंग में? प्रॉफिट। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने कि प्रॉफिट दिखाएंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इतने की वैल्यू और इतने की हम बेच देंगे, फिर क्या होगा आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है। यस सर। फिर आपका आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है जी आपका, कि जैसे हमने अभी देखा था कि आपका एक फाइनेंशियल पीरियड था जो आपका पीरियड के लिए एग्जम्पशन थी, है ना। अब मैंने कहा मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है हमें कि जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं या एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं उसको हम मैच करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर के डाटा से। अब ये नहीं कह सकते जैसे अब 21-22 का है, अब 21-22 में मैंने क्या करा, मैंने साल भर का रेंट बनता है 1 लाख रुपए,
जहाँ पे मैंने ऑफिस ले रखा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगले साल का भी मैंने रेंट दे दिया उसको, मतलब पूरा 2 लाख रुपए से, और मैं उसको क्या करूंगा, जब इस साल का एक्सपेंस कंसिडर करूंगा वो खाली 1 लाख रुपए ही रहेगा। समझ रहे हो सर या थोड़ा कंफ्यूजन है? जल्दी से बताइए। एक बार बता दो और। देखो मैंने ये कहा कि जैसे मान लो एक मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, और बिजनेस में क्या हुआ जी, मैंने एक ऑफिस रेंट पे ले रखा है। अब मेरा 1 साल का रेंट होता है, या मान लो इस साल का रेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। बट मैंने नेक्स्ट ईयर का भी रेंट उसको पे कर दिया, इन केस उसको कोई जरूरत थी, मैंने 2 लाख रुपए उसको दे दिए। बट जब मैं क्या करूंगा, इस फाइनेंशियल ईयर में अपने एक्सपेंसेस और इनकम को मैच करूंगा, तो मेरे लिए इस साल का एक्सपेंस 1 लाख रुपए ही रहेगा, ना कि वो अगले साल का भी 1 लाख इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ये कहने का मीन्स मोटा मोटा ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा और जिस फाइनेंशियल में जो इनकम हुई है और जो एक्सपेंस हुआ, हम उसी को कंसीडर करेंगे, मतलब उसी को मैच करके अपना प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तभी तो पता चलेगा ना। अब मान लो हमने आगे के लिए भी पे कर दिया एक्सपेंसेस और हम उसको यहीं दिखा रहे हैं, तो हमारा इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएगा आपको? नहीं। नहीं नो सर। दिखाएगा ना। तो नहीं। वही चीज है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आपको मैच करना है अपनी इसी फाइनेंशियल ईयर की जितनी इनकम और जितना एक्सपेंस तो हो रहा सर है। वो सर जो 1 लाख का जो अमाउंट होगा वो फिर कहाँ पर शो करेंगे सर? वो फिर हम अगले साल के लिए एक्सपेंस में दिखाएंगे ना, वो हमारे लिए अकाउंटिंग में करंट एसेट्स खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो डाटा किधर डलता है जो 1 लाख रुपए जो बचा अमाउंट होगा? वो हमारी बैलेंस शीट में करंट एसेट दिखाता है, वो भी हम आगे दिखाऊंगा मैं आपको, आगे ऐसी एंट्रीज बहुत आएगी आपकी, कि आपने क्या करा, आगे के फ्यूचर की लाइबिलिटी अभी पे कर दी, या फ्यूचर का कहते हैं एक्सपेंस पहले पे कर दिया, जिसको हमें एडवांस या प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं जी आपका रिवेन्यू रियलाइजेशन, आपका कॉन्सेप्ट आपका। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मीन्स क्या, कि आपने बोला कि जो आपका जो भी जिस हिसाब से आपकी जितनी इनकम हुई है और जितना एक्सपेंस हुआ है, उसके हिसाब से आप जो देखते थे, अभी जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट करा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें बस बोला गया है कि जब तक आप वो रेवेन्यू आपको क्या होता मिल नहीं जाता, जब तक आपका क्या करोगे, उसको रियलाइज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज आपका है रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो अब मैंने क्या करा, किसी को सर्विस दे दी, अब वो सर्विस दे दी, अब वो मेरा रिवेन्यू तो हो गया, बट मेरे को अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो वो चीज को जब आपको मिल जाएगा, तब उसको रियलाइज दिखाओगे, हाँ जी ये मेरे को मिल चुका है, वरना उसको हम क्या रखेंगे, अन अर्न या अनरियलाइज्ड रिवेन्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब उसको नहीं दिखाना होता फिर हमें, ठीक है। फिर आपका आता है वेरीफेबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है जी आपका वेरीफेबल मींस क्या, कि जैसे जो हमने अभी तक जो भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो रही होगी, है ना। जैसे मैंने कंपनीज में किसी को सेल, किसी को परचेज, किसी को पेमेंट, किसी को रिसिप्ट करी, तो हमें क्या है जी, वो आपके आपके मतलब वेरीफाई करने चाहिए वो सारे, और आपके पास वो लीगली एविडेंस होने चाहिए, जो कि हम अकाउंटिंग में करते हैं सारी चीजें, ठीक है। कहने का मीन्स क्या है, कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हो, उसको एक रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, जो कि हम आगे जाके प्राइम पे करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं यही प्रिंसिपल्स आपके, कि कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल मीन्स क्या है, कि आपकी जो भी जिस चीज का आप काम कर रहे हो, तो उसमें जितनी कॉस्टिंग आ रही है तो वो निकालोगे, और प्लस उसको किससे मेजर करोगे, अपनी जो सेल होने का जो प्रॉफिट आ रहा है उसको देखने के बाद देखोगे कितना प्रॉफिट आपने अराइव किया जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी है बस, ज्यादा नहीं है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर। यस सर। फिर आपका यस मटेरियलिटी, सर। आपका प्रिंसिपल होता है कि मटेरियलिटी मीन्स क्या, कि आपका जो मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो आपकी अकाउंटिंग को इफेक्ट ना करे। ये कहने का मीन्स क्या है, जैसे मान लो आपका जैसे एक बड़ी कंपनी आपकी जिसकी टर्नओवर 5 करोड़, मतलब ऐसे है 5 या 10 करोड़ मान लो, उसमें मैंने बोला जी आप क्या करते हो, आप करते हो जी एक मतलब गारमेंट्स का आपकी शॉप है, गारमेंट्स में क्या हुआ जी आपका एक प्रोडक्ट था बहुत छोटा सा, 100 रुपए का कोई, जैसे आपका जैसे वो ले लो आप, कि आपका रुमाल है, या आपका कोई हैंकी, इस टाइप का आपका एक छोटा सा प्रोडक्ट है, वो क्या है जी उसकी अकाउंटिंग में मतलब उसको मेजर नहीं कर पाए आप, जो 100 रुपए का था, ठीक है। हाँ जी। यस सर।
यस सर। जो ना कि मतलब क्या चीज समझा रहा हूँ आपको, कहीं आप बैठ के बस खाली फिर बाद में बोलो नहीं कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि नो छोटे सर। छोटे कॉन्सेप्ट है आपके, क्योंकि अकाउंटिंग जब आप करोगे तो आपको पता होनी चाहिए कि अब जिसकी टर्नओवर इतनी ज्यादा है, उसका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अब वो 100 रुपए का प्रोडक्ट ना दिखाए तो भी चलेगा ना उसे। हाँ जी। सर दिखाना तो पड़ेगा। नहीं दिखाना तो पड़ेगा, इन केस उसको क्या है जी, वो मिसप्लेस हो गया या कहाँ गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस 5 या 10 करोड़ वाले पर्सन को कोई उसका इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मान लो 50 रुपए का है, कोई इतना मेजर अमाउंट नहीं है जो आपको कैपिटल पे इफेक्ट करे आपकी। पर डिफरेंट तो आ जाएगा ना सर अकाउंट। अरे वो तो अकाउंटिंग में हम देखेंगे ना, मतलब एक ये चीज आपको प्रिंसिपल एक अलाउ कर रहा है ये, मतलब जिससे आपकी अकाउंटिंग मेंटेन रहे। समझे या नहीं? हेलो। यस सर। कहने का मीन्स क्या है कि जैसे मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, चलो आप बिजनेस का छोड़ो, अब आपके पास ही है, अब आपने कहा जी आपके पास जैसे 10,000 पड़े जेब में, उसमें से 1,000 गिर जाए तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, है ना। यस सर। अब वही आपकी जेब में 10,000 पड़े, उसमें से 10 रुपए गिर जाए तो सोचोगे उसके लिए? इतना नहीं सोचेंगे सर। ना इतना नहीं सोचोगे ना, तो वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो मेटेरियलिटी आपका प्रिंसिपल है वो यही चीज कहता है कि अगर आपका बहुत माइनर सा है जो कि आपकी अकाउंटिंग पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ठीक यस है। सर। मगर आपका कोई मेजर है, जैसे कि आपका मान लो कि आपका 10,000 के प्रोडक्ट गायब है, तब आपको वो इफेक्ट करेगा, तो आपको उसको अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता है कि ये लॉस बाय फायर है या थेफ्ट हो गए या फिर आपके क्या है जी प्रोडक्ट ये डिस्ट्रॉय होंगे, इस टाइप से आपको शो करना होता है अपनी अकाउंटिंग में। ठीक है। यस सर। तो ये चीज आपको बताता है, ये मतलब एक आपको प्रिंसिपल बता रहा है जिससे कि आपकी अकाउंटिंग मेंटेन रहे इजीली। फिर आपका कंसिस्टेंसी, आपका प्रिंसिपल की आपका कंसिस्टेंसी मींस क्या कि जैसे मान लो आगे जाके ना जो आपकी एसेट्स होती है। हेलो। यस यस सर। सर। आपकी जो एसेट्स होती है उसमें आप आगे जाके देखोगे उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, WDV SLM ऐसे करके, तो एक मेथड होते हैं ये। तो मेथड क्या है, आपको अगर आपने एक बार ऑप्ट करा तो आप कंटिन्यू इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे, ये नहीं कि आपने एक साल SLM लगाया, SLM होता है स्ट्रेट लाइन आपका जो मेथड। ठीक है। WDV आपका डिमिनिशिंग, आपका रिटर्न डाउन डिमिनिशिंग मेथड आपका होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल वैल्यू आती है उस पे आपका कैलकुलेट करता है उतना परसेंट। ठीक है। और SLM होता है कि आपका जो एसेट जो बुक वैल्यू उस पर फ्लैट 10% काटता रहेगा हर साल सेम आपके रेट पे। ठीक है। हेलो। यस सर। तो इसको हमें कंटिन्यू चलाना होता है, ये नहीं कर सकते कि हम एक साल WDV चलाए या एक साल फिर SLM चलाए। ठीक है। तो इसमें क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को जो हमने ऑप्ट करा उसको एक कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए हमें रन करना है, जैसे कि जब तक कि हम बिजनेस रन कर रहे हैं, जिससे हमें एक्चुअल वैल्यू जब भी तो पता चलेगी। अब मान लो मैंने एक साल WDV लगाया और एक साल SLM मेथड लगाया, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे, है ना। यस सर। तो ये था आपका कंसिस्टेंसी। और फिर आपका प्रूडेंस आपका होता है कि आपका जैसे कि कहने का मीन्स क्या प्रूडेंस, कि जैसे कि आप क्या जी डरपोक टाइप के हो, कि जैसे आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस में अगर आप कभी भी लॉस देखते हो तो आप प्रोविजंस बना लेते हो उसके लिए, कि कल को मेरे पास क्या होगा, डेटर से पैसा नहीं आएगा तो प्रोविजन फॉर डेटर्स बना लेता हूं मैं। आगे मेरे को फंडिंग चाहिए होगी, पैसा नहीं मिलेगा तो हम रिजर्व सरप्लस बना लेते हैं, है ना। यस सर। अगर प्रॉफिट होगा तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट को बोलेंगे हम आने दो, प्रॉफिट के लिए कुछ वो नहीं है। अब जैसे आप ही लोग का एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप क्या करते हो, आगे कोई चीज परचेज करना तो एक बजट बना के नहीं चलते कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आते तो मैं इतनी सेविंग करके चलता हूँ। यस सर। बट आपने देखा आगे से पैसा तो बहुत सारा है तो सेविंग क्या करना, आगे से पैसा मिल रहा है मैं खरीदता रहूंगा, है ना। सर। ये जरूरत वही से ज्यादा को भी कर प्रूडेंस पाएगा। आपका। हाँ जी। तो ये क्लियर आपके एग्जम्पशन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। हाँ जी। बाकी कौन कौन है जी, जल्दी से बताइए। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है जी।
ठीक है, तो बाकी इसको एक बार देख लेना आप। बाकी अब आगे करते हैं इससे आगे कि जो हमारे ये सब करने के बाद हमारा अब आता है जी अगला कि हमारे पास जो आगे जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आएंगे, जो सबसे मेन चलती है आपकी। एक तो है आपका ट्रायल बैलेंस, और एक चलता है फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। फिर आपका जैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, दोनों लिख सकते हो, वरना प्रॉफिट एंड लॉस आपका, या फिर आपका यहाँ बैलेंस शीट। तो ये सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको देखो ये हेड्स दे रखे हैं, क्योंकि आपको ये हेड्स पता होने सबसे पहले जरूरी है कि ये कौन सा हेड्स किस साइड आएंगे। अभी इन हेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी जब हम दोनों अप्रोचेस पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, सर किसी ने बताया था एक बार कि क्या कहते हैं, अगर आपका हेड सही है तो आपकी बैलेंस शीट सही रहेगी, क्या सही बात है सर? क्या चीज है? सर किसी ने बताया था अगर आपके हेड सही आ रहा है ना तो आपका बैलेंस शीट सही रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, आपके अगर हेड ठीक है, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें आपके लेजर के अंदर जो ग्रुपिंग आपकी करेक्ट है और आपकी करेक्ट एंट्री पास हो रही है, तो आपकी बैलेंस शीट ये सारी चीज तो हर सॉफ्टवेयर आपको, जैसे टैली प्राइम है वो भी बना के देता है। ठीक है, अगर आप ग्रुपिंग गलत करते हो और एंट्रीज गलत पास करोगे तब ये गलत आते हैं आपके, क्योंकि हमें ये बनाने नहीं पड़ते सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपको खुद बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसको रीड कर लेना कि आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, फ्रेट, कार्टेज, ओपनिंग मटेरियल, आपका सेल, ऐसे करके क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे करके जो भी फैक्ट्री पावर पावर फ्यूल, ऐसे करके जो जो एक्सपेंसेस है। फिर ऐसे पीएनएल में कौन कौन से आते हैं कि रेंट एंड आपका रेट्स, लाइट एंड हीटिंग, आपका ऑफिस सैलरी, ऑफिस इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड रेन्यूएबल, ऐसे करके सारे एक्सपेंसेस आपको पता चल जाएंगे और सारी इनकम आपकी की जो पीएनएल में आते हैं। और ऐसे करके फिर आपकी बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में कैपिटल किस साइड आता है, लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज जैसे आपकी होती है, जैसे लोन ले रखे आपने, या करंट लाइबिलिटी कहाँ आती है, फिक्स एसेट्स कहाँ आते हैं, मतलब ये मोटे मोटे हेड आपको पता रहेंगे, जिससे कि कल को आप कभी कोई बैलेंस शीट पीएनएल व्यू करो तो आपको ये तो पता रहे कि मेन मेन हेड कौन कौन से होते हैं। बाकी जो चेंजेस होंगे अभी आगे हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको व्यू कर लेना। बाकी हम चलते हैं, अब मेन इसका एक और चीज है आपका जो यहाँ पे अकाउंटिंग अप्रोच, ये सबसे मेन है, क्योंकि आगे जाके आपको एंट्रीज इन्हीं के बेस पे करनी होगी। ओके सर। ये नोट्स आपको आपकी वेबसाइट में बताया था मैंने कि उसके अंदर आपको लॉगिन आपको बस मिल जाएगा जल्दी। वैसे कुछ का बनना भी स्टार्ट हो गया, उनको भेजते रह रहे हैं, तो आप वहाँ वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे आपको वीडियो और लॉगिन दोनों मिल जाएगा, और वहाँ पे आपके असाइनमेंट वीडियोस दोनों मिलेगा। ठीक है दीपक जी? सर अभी उसमें एक ही वीडियो शो हो रही थी बट। हाँ भी एक ही हुई है ना, तो ये पता है क्या, ये वीडियोस भी क्या होती है आपकी कि पहले जो हम ये क्लास ले रहे हैं वहां से फिर जूम से भी ये क्या करती है, वहां से प्रोड्यूस होती है, फिर वहां से वो पर्सन निकालता है, फिर वहां से हम अपने जो हमारी वेबसाइट है वहां पे अपलोड करते हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। यस सर। तो वो चीज है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे आपकी वीडियो सारी मिल जाएगी आपको। ओके सर। ठीक है, तो अब आते हैं जी, देखो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। तो ज्यादातर देखो इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच कौन बताएगा जी? अभिलाष, या आपके मोहम्मद बिलाल जी, विकास, प्रकाश जी, पुरुषोत्तम, हमेशा सबने पढ़ा है आपने, आपको मैंने भेज भी दिया था। कौन बताएगा जी, जल्दी बताइए। सर अभिलाष अच्छा एक्सप्लेन करता है। अभिलाष अच्छा एक्सप्लेन करता है, अभिलाष जी बताएंगे फिर हैं। सर वो स्टॉक मार्केट देख रहा है अभी। जल्दी से तुम ही बताओ, जल्दी प्रकाश जी। अभिलाष आवाज नहीं लगानी, जल्दी से बताना है। सर आप ही बता दो। अच्छा, और कोई किसी को बताना है? सर मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स वैसे वाला करते हैं, और ट्रेडिशनल में पर्सनल इम्पर्सनल इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल वाला। ठीक है जी।
तो इसी के अकॉर्डिंग ना आपकी देखो पूरी अकाउंटिंग बेस है आपके। अगर ये बेस अच्छा बना है ना आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न का, मतलब कि थ्योरी बेस नहीं, मतलब जो थ्योरी आपकी दे रखी है उसमें प्रैक्टिकल सारा इसी में छुपा हुआ है आपका, कि जिसके अकॉर्डिंग आप आगे जाके इंक्रीज करोगे। तो इसको ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो सीधा इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसमें आपको आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा एक बार ढंग से पढ़ ले, जिससे आगे जाके इंक्रीज कभी आपकी गलत हो ही ना। क्योंकि सारा अकाउंटिंग का जो भी पूरा खेल है, जहां तक कि मैं इंक्रीज करता हूँ या कोई और इंक्रीज करता है, वो सब हम भी इसी पे करते हैं। बस हमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम करते रह रहे हैं हमें वो याद होती रहेगी। तो उसी टाइप से आप भी इसको जब एक बार पढ़ लोगे सही से और इंक्रीज करने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट आपको भी याद रहेंगे और आप इजीली सारी इंक्रीज कर लोगे। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला था ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल था कि जब से अकाउंटिंग आपकी बनी थी तब से यही आपका एक मेथड यूज हो रहा था। ठीक है। उसके बाद आपका मॉडर्न आया, जो कि उसमें यूज होने के बाद कि मॉडर्न तरीके से आप इंक्रीज कर पाओगे। तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या है आपको पता चल जाएगा एसेट्स क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज होती क्या है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये टर्म्स पहचानने आनी चाहिए। ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये तो थ्योरी बेस्ड कह रहा है कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट बोलेगा इज बेस्ड ऑन द ऑन क्लासिफिकेशन अंडर द ट्रेडिशनल। ये चीज आप पढ़ लेना। बाकी मैं समझाता हूँ इसके अंदर कि कैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे और इसमें हेड कौन कौन से होते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि कुछ पर्सनल थिंग्स होती है और कुछ इम्पर्सनल थिंग्स होती है आपकी डेली रूटीन में भी, है ना। सर तो उसी टाइप से इसमें भी क्लासिफाइड कर रखा है पर्सनल थिंग्स को, जैसे कि आपका क्या है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों के तीनों एज ए लाइक ए पर्सन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको पर्सनल थिंग्स में मतलब मान लो पर्सनल अकाउंट्स में रखा गया है। ठीक है। ओके सर। इम्पर्सनल में उनको रखा गया है जो एज ए पर्सनल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो सारी इम्पर्सनल थिंग्स होती है। वो सारे कौन से, जिनको दो कैटेगराइज कर रखा है, एक को बोला रियल और एक को बोला नॉमिनल। रियल मीन्स आपको पता चल रहा है वास्तविक। ठीक है। और नॉमिनल मीन्स आपका जितनी भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो सबको हम नॉमिनल ट्रीट करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो यहां तक ये तीनों हेड में पता चल गया आपको। यस सर। अब बात आती है पर्सनल अकाउंट्स में, कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी। इसको क्या कैसे कैटेगराइज कर रखा है, इसमें कैसे कैसे अकाउंट्स आगे आपको मिलेंगे। जैसे हम आगे जाके इंक्रीज करते हैं कि हमने राम से परचेज करी या हम शाम को सेल करी या हमने एक मशीनरी खरीदी या एक फर्नीचर खरीदा, तो हमें किस बेस पे उसको अकाउंट्स लिखना है और कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे। तो देखो पर्सनल में क्या बोले थे मैंने, तीन, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल में जो नेचुरल है, जो नेचुरल पर्सन, तो वो तो आपको पता है कोई भी एनी ह्यूमन बींग्स आपके जितने भी होंगे वो सारे कौन से होंगे, आपके पर्सनल नेचर के जो नेचुरल पर्सन में आते हैं। ठीक है। अब जैसे अकाउंटिंग में आगे जाके राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, शिवम अकाउंट, ऐसे करके अलग अलग आएंगे, तो सारे किस नेचर के रहेंगे, नेचुरल पर्सन। हाँ जी नेचुरल। और बस उसको क्या ये ना नेचुरल आर्टिफिशियल कोई पूछता नहीं आपसे, बट आपको पर्सनल को ना इजीली आपको पहचानने के लिए तीन थिंग्स में आपको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन से आपको पता चल रहा है आर्टिफिशियल जो बनाया हुआ आपका। अब बनाया हुआ क्या है, जो सारी बिजनेस एंटिटीज होती है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये सारी क्या है, ये आपकी कोई कंपनी या कोई आपकी पार्टनरशिप, कोई ट्रस्ट, ये सारी चीज जैसे इंस्टीट्यूट है, ये सारी चीज क्या है, किसने बनाई है इसे। हाँ जी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो ये अकाउंटिंग से भी नहीं है, कि जो ये आपने देखे हो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या फर्म्स होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं या कोई भी बिजनेस होता है, वो कौन कोई अपने आप बना बनाया भगवान बेचते हैं या खुद वो पैदा हो जाते हैं, ये बताओ। कोई पर्सन ही तो आगे बनाता ही ना। जैसे आप कोई पर्सन अकेले काम करना चाहता है तो उसके लिए बोला प्रोप्राइटरशिप है। अगर दो कोई दोस्त आपस में मिल गए वो बोलते हैं जी, या दो भाई मिल गए बोलते हैं हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, है ना। ऐसे ही करके कि अगर कोई कंपनी बना रहा है तो उसमें भी क्या होता है, पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है, एज ए लाइक ए पर्सन काम करता है ये, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। जिसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर कौन से एग्जांपल है कि मोहन एंड कंपनी या फर्म्स, कॉर्पोरेट बॉडी, सोसाइटी, बैंक एंड एनी गवर्नमेंट बॉडीज, ऐसे करके जो भी सारी आपकी बनी होती है। ठीक है। ठीक है सर। फिर आपका आ जाता है थर्ड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स क्या, कि किसी पर्सन को या किसी पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, देखो तीनों में फॉल पर्सन ही हो रहा है, बस आपको क्या बोल समझना है जी इसके अंदर से कि हम कैसे उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को कैसे करें, अब मान लो आपका बैंक अकाउंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, पर्सन। उस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा ना। अब जैसे मेरा एसबीआई में बैंक अकाउंट है, तो क्या बोलेंगे जी कि इस पर्सन का क्या है जी, एसबीआई में बैंक अकाउंट है, तो किसको, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आगे जाके ग्रुप ऑफ पर्सन को कैसे करेगा कि जैसे आपकी सैलरी होती है, ठीक है, अब सैलरी किसकी होती है, ये जैसे कंपनी में कौन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, अब क्या है जी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, तो मैंने कहा जी अभी तक इन जितने भी एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय 10 को सैलरी नहीं मिली, तो हम क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। तो वो क्या कर रही है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को डिफाइन कर रहा है, किसको जी, जो सारे हमारे एम्प्लॉय है। इसी टाइप से देखो यहाँ एग्जांपल दे रखे, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, ये क्या है जी, किसी ना किसी पर्सन को आपको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यस सर। तो ये बाकी देखो इन तीनों का मेनली कहीं यूज नहीं है, बस आपको क्या पर्सनल थिंग्स को पहचानने में इसको सिंपल कर रखा है। फिर आगे आते हैं हम अगला, देखो इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मैंने दो चीज बोली थी, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या बोला था, वास्तविक, और आपकी कंपनी में या आपका जो भी बिजनेस चला रहा है उसमें वास्तविक चीजें कौन सी होती है, जो आपकी सारी एसेट्स को कंसिडर किया गया है। एसेट्स मीन्स क्या, आपकी जितनी भी सारी संपत्ति होगी इन बिजनेस में, ठीक है। यस सर। और बिजनेस को क्या रखा है जी, दो टर्म्स में रखा, सॉरी जो एसेट्स को रखा है दो टर्म्स में रखा है, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनकी पर्टिकुलर शेप, जिनको आप देख सकते हो, और पर्टिकुलर उनको फिजिकली आप टच कर सकते हो, वो आपके होते हैं जी टेंजिबल। और आपके इनटेंजिबल होते हैं जो जिनकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, जिनको आप देख नहीं सकते, और कोई क्या है जिनको ना टच कर सकते हो। अब जैसे टेंजिबल में आपको पता है फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। इनटेंजिबल में जैसे आपकी गुडविल, रॉयल्टी, पेटेंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। यस सर। अब देखो टेंजिबल को ये बता रखा। फिर नॉमिनल, नॉमिनल आपकी जितनी भी आपके एक्सपेंसेस और जितने इनकम होंगे वो सारे आपके क्या है जी, आपके सारे नॉमिनल में आएंगे, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, जो भी आप कर रहे हो सारे के सारे नॉमिनल नेचर है। तो इन नेचर से आपको पता चल गया कि आप कौन कौन से अकाउंट्स आपके पास आ सकते हैं, है ना। अब मैंने कहा जी इसके अंदर कि जैसे अब आपको बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जैसे कैपिटल, बिल्डिंग, कैरिज इनवर्ड, कैश, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, एक टाइप के अकाउंट्स है सारे। बट आपको पहचानना कैसे है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 चीजें इससे पहले पढ़ते हैं। हम 5 चीजें कौन कौन सी, जो पूरी बेस है अकाउंटिंग की, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। यस सर। क्योंकि यही पूरा बेस है आपके अकाउंटिंग का। तो हम सर क्या यही करते हैं जी, चलेगा क्या आज? हाँ पूरा जी, थ्योरी चलेगा आज? थ्योरी नहीं, बस इतनी सी और थोड़ी थ्योरी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। ठीक है। कि सबसे पहले बात करते हैं हम एसेट्स की आपकी। अब एसेट्स कौन बताएगा, हाँ जी, हाँ जी प्रकाश जी, आप बोल रहे हो कुछ। यस सर। एसेट्स क्या होते हैं हमारे, सर वो संपत्ति जो फ्यूचर में क्या बोलते हैं, बेनिफिट दे, ठीक है, जो यस कि सर। फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, वो हमारी एसेट्स कंसीडर होती है। क्योंकि आपको देखो एसेट्स नॉर्मल लैंग्वेज में सबको पता है कि जो भी मेरे पास गाड़ी है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस, जो भी आप बोलते हो वो मेरी एसेट्स है। बट क्या है, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है कि क्या आपके जिनके बेनिफिट हम इन फ्यूचर लेंगे वो हमारी एसेट्स कंसीडर होते हैं। अब कैसे जी इसका सॉल्यूशन, तो देखो आपने बोला कि मैंने आज एक क्या करा, एक मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी मैंने आज खरीदी तो मेरे को उससे आज ही प्रॉफिट मिलने लग गई, आज ही रेवेन्यू जनरेट होने लग गई, ये बताओ। नो सर, फ्यूचर में होगा। जब तक मैं उसको फ्यूचर में यूज नहीं करूंगा, जब तक क्या उसका बेनिफिट है मेरे लिए, नो सर। नहीं ना। तो इसलिए एसेट्स को याद रखना कि क्या है जी, आपकी जो आपका फ्यूचर बेनिफिट आपको देती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी अगला आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके होते हैं
कि जिनके, आपको मैं ही बता दूं जल्दी से, कि एक्सपेंसेस आपके होते हैं जिनके हम बेनिफिट ऑलरेडी टेकन ले चुके होते हैं बट इन फ्यूचर पे करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक कंपनी है, उसने क्या करा, आपने एम्प्लॉय हायर करे, एम्प्लॉय से पूरा 1 महीना काम कराती है, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को उसको सैलरी देती है ना। तो ये क्या है, सारे एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाते हैं ऐसे। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, कुछ होते हैं डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स क्या, कि आप बोलोगे कुछ तो हम जैसे कुछ सामान खरीदने जाते हैं एट ए टाइम पैसे दे देते हैं, या मैंने ऑफिस के लिए कोई रजिस्टर खरीदे, वो एट ए टाइम दे दिए हमने। ठीक है। हाँ जी। आप ये थोड़ी ना बोलो कि स्टेशनरी वाले से पहले आप डायरी लेके आए, पूरे 1 महीने काम किया, उसके बाद डायरी भरने के बाद पैसे देने का, ऐसा होता है? नो सर। हैं? किसने बोला हाँ? नो सर, नो। अच्छा, नो, मैंने कहा वही कह रहा हूँ ना, कि ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि कुछ आपके एक्सपेंसेस में कुछ ट्रीट किया जाता है इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट आपके, कि जो हमें कुछ एट ए टाइम पे करने होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जैसे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इन सब का यूज नहीं होता कि आपको। वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो गया, आप जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, जो बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले उसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं, है ना, कि हम ऑलरेडी उसकी सर्विस ले चुके हैं, उसके बाद हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, है ना। क्लियर यहाँ तक यस सर, एक्सपेंसेस? यस सर। फिर इसमें आ जाता है जी आपका रिवेन्यू बोल दो, या आपकी इनकम बोल सकते हो जी। अब इसमें बोला जाता है जी आपका कि आपने सर्विस रेंडर कर दी, वही आपका आ गया कि अकाउंटिंग के बेसिस क्या थे आपके, जो मैंने अभी ऊपर बताए थे आपको, किस बेसिस पे आपको क्या अकाउंटिंग मेंटेन होती है। प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, थोड़ा सा याद करो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी अकाउंटिंग किस बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। एक्रोल बेसिस पे। हाँ जी, एक्रुअल बेसिस और केस बेसिस पे। तो केस का तो आपको पता ही है, एट टाइम मिल गया, बस बाकी फिर चीजें एक्रुअल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। वही चीज आपका सेम इसमें भी आता है कि आपने एक बार सर्विस रेंडर कर दी, तो क्या हो गया, वो आपके लिए इनकम जनरेट हो गई, है ना। सर। तो रिवेन्यू और इनकम को हमें कंसीडर करने के लिए क्या है, कि आपको ये देखना है कि अगर आपने सर्विस देते हो किसी को, कि आपने कहा कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप गए वहां सर्विस दी, उसने कहा जी मंथ के एंड में या आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो पेमेंट मिलती है, तो वो चीज आपकी एक टाइप से आपके लिए इनकम जनरेट हो चुकी है ना। सर। थर्ड आता है जी आपका क्या, कि इसके अंदर लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज क्या होती है जी आपकी, कि लाइबिलिटीज आपकी होती है इसके अंदर क्या, कि आपका बोला जाता है जी, जो जिसके बेनिफिट हम इन प्रेजेंट ले लेते हैं बट पेमेंट इन फ्यूचर करते हैं, कि जैसे हमने माल उधार खरीद लिया या लोन ले लिया, है ना। यस सर। कि जिसके अंदर क्या है कि आपने लोन लिया, तो लोन लोगे तो क्या होगा कि आपका एट ए टाइम पैसा मिल गया, बट उसकी पेमेंट कब कर रहे हो, इन फ्यूचर में। आपने सामान उधार खरीदा, पैसे कब दोगे, इन फ्यूचर में। तो वो वैल्यूज जिनके आपके बेनिफिट एज ए प्रेजेंट ले लेते हो बट पेमेंट इन फ्यूचर करते हो, वो आपकी सारी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है। अब आपका आगे जी इसके अंदर अगला कैपिटल। कैपिटल आप कह सकते हो कि एक टाइप से आपकी पूंजी होती है, कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जितनी आपने कैपिटल लगाई है उसको मतलब आपकी कैपिटल बोली जाती है, या आप आगे आने वाले टाइम में बिजनेस में कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कराते हो, वो सारी आपकी कैपिटल कंसीडर की जाती है। अब मान लो एक पर्सन ने क्या करा, 1 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाया था, 10 साल बाद उसकी इनकम जो उसकी कैपिटल वो कितनी होगी, 10 लाख रुपए की हो गई। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना था, कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए आपने लगाया और 10 साल बाद वो क्या हुआ, आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है पूरी 10 लाख रुपए हो गई, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। कितनी? 10 लाख। 10 लाख रुपए। प्रकाश जी कहते हैं 10 लाख रुपए। और कोई कुछ कहना चाहता है इस पे कि आपकी कैपिटल कितनी रहेगी? सारे सो गए हैं।
या आपको लगता है कि आपकी कैपिटल कितनी रहेगी, ये बताओ ना। सर थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा एक बार रिपीट कर सकते मैंने कहा कि जैसे मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसमें 1 लाख रुपए आपने अभी लगाए, हो? 10 साल बाद जाके आपकी वो वैल्यू कितने की होगी, 10 लाख रुपए की हो गई। तो आप कह सकते हो कि उसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है। प्रकाश जी कहते हैं कि उसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है। 1 लाख ही मानेंगे ना सर, हाँ ओपनिंग जी, कैपिटल है ना वो। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल है। और प्लस आपको ये देखना है कि वो बिजनेस चला रहा है, होगी तो सर। बिजनेस में उसने लोन भी तो लिए होंगे। हाँ जी सर, और वो जो 10 लाख जो होगा वो तो रेवेन्यू नेचर के होंगे ना, वो हाँ जब हमने बिल्कुल, कमाए हैं ठीक वो है। होंगे ना। तो कभी भी वो 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल नहीं कहलाई जाएगी। कैपिटल वही कहलाएगी जितना वो पे करा उसने, या आप बोल सकते हो, क्योंकि जब एक बिजनेस आपका बनता है तो उसमें कुछ एसेट्स होती है, कुछ लाइबिलिटीज होती है ना। उसके बाद आता है आपका कैपिटल, क्योंकि एक फॉर्मूला है आपका कि आपका क्या, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। हाँ जी, यस सर, यस सर। एक देखो फॉर्मूला है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, कि कैपिटल प्लस आपका लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो जो आपके पास आएगी पूरा जो बिजनेस का आपकी स्टेटमेंट बनती है, वो इस बेसिस इस फॉर्मूले पे बनती है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, एसेट्स भी होती है, कुछ कुछ लाइबिलिटी भी होती है, उसके बाद आपका हिस्सा क्या बचता है, कैपिटल। तो हम ये नहीं कह सकते कभी वो हमारी सारी की सारी कैपिटल है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो इसमें आ जाते हैं आपके कि अब इनको पहचानने के लिए, जैसे आप कैपिटल आई, बिल्डिंग है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से किस किस नेचर से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल का, कौन बताएगा किस नेचर का है कैपिटल आपका। हाँ जी, जो अभी हमने नेचर पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो कैपिटल किस नेचर का है। नॉमिनल है, नॉमिनल। कैपिटल नॉमिनल का बताया जी, बाकी कहाँ है जी, जल्दी से बताइए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का होगा ना। एक्सपेंडिचर नेचर का होगा, विराज जी ने बताया। हाँ जी, अभिषेक, अमीषा और तो बाकी कैपिटल कहाँ जी है, एक्सपेंडिचर नेचर का होगा। पुरुषोत्तम, मोहम्मद, बिलाल, दीपक, जल्दी जल्दी बताइए, गलत बताओ बेशक से, मतलब एक आपको लगाना तो, जब तक हम जो पढ़ रहे हो चीज जब तक आप नहीं बताओगे कहाँ से पता चलेगा आपको। सर एक्सपेंडिचर नेचर का होगा। एक्सपेंडिचर नेचर का होगा। हाँ जी। अभी हमने क्या पढ़े थे पर्सन में, कि कैपिटल किसकी होती है, पहले ये बताओ, कैपिटल कौन लगाएगा आपके बिजनेस में। ऑनर ना सर। पर्सन है। ओनर, ओनर क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन जो है। हाँ, नहीं, अब आपको पता चला तो किसमें आया वो आपका, पर्सनल नेचर में। ठीक पर्सनल है, में, पर्सनल पर्सनल। हाँ, तो इस टाइप से आपको आपको सोचना है, ये नहीं कि बस आप फट से बस आंसर दे दो, थोड़ा सा सोचो, उसे खुद ही पता चल जाएगा आपको। अब बिल्डिंग है, बताइए जी इसका नेचर क्या रहेगा। हाँ जी, बिल्डिंग का क्या नेचर रहेगा। हाँ जी प्रकाश जी, जल्दी से बताइए, हम्म। बिल्डिंग किस नेचर की है। किसी को नहीं पता। नॉमिनल सर। नॉमिनल, देखा कितने गलत गलत बता रहे हो, मैंने क्या बताया था।
वास्तविक चीजें क्या होती है बिजनेस में? Real. सारी रियल आपकी एसेट्स। ठीक है। कैरीज इनवर्ड। नॉमिनल सर। हाँ जी, Nominal. बिल्कुल करेक्ट है। कैश। रियल सर। Real. अच्छा, इंटरेस्ट पेड। Real. नॉमिनल सर। नॉमिनल। कमीशन रिसीव। कमीशन क्या सर? कमीशन कमीशन रिसीव। नॉमिनल सर। डिस्काउंट अलाउड। रियल हो, ये भी नॉमिनल रियल और रियल होगा, बैंक रियल। कौन और सा बैंक रियल होगा? बैंक अकाउंट आपका। बैंक अकाउंट पर्सनल होगा सर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने हाइड कर रखे थे कि कल को आप मैं दिखाऊं आप तो फट से यहाँ से बोलते रहोगे, क्योंकि ये आप जब तक आइडिया नहीं लगाओगे फिर आगे जाके आपको कंफ्यूजन जब भी तो होती है एंट्रीज में। ठीक है, यस सर। तो इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि देख रहे हो इसमें सारे फंस रहे हो। ठीक है प्रकाश जी। ठीक है सर। हाँ, ये क्योंकि छोटा सा है, कल को आपसे कोई पूछेगा ना तो उस समय फिर नहीं बताओगे तो फिर बड़ा वो लगेगा आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें है। कल को मान लो कोई आपका जूनियर ही आपसे पूछे, ठीक है, ओके सर। आपको सीनियर बना दे रहा अभी सही। सर हम वीडियो दिखा देंगे ना आपकी बात। ठीक है, तो ये जरूर देखना है इसे, है इसको, Yes, sir. मतलब खुद क्लासिफाइड करना। बाकी ना आपसे फिर एक टेस्ट भी रखूंगा इन्हीं के रिगार्डिंग कि आपको पहचानने कैसे हैं जी। ठीक है, बाकी Sir, पढ़ yes, लेना। अब इसके हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं जिनका अकॉर्डिंग हम इंक्रीज करेंगे। तो आप याद रखना, जो हमने पढ़े थे इनको हम क्लासिफाइड करना हम सीख गए कि आपका कैपिटल क्या होता है, आपका बिल्डिंग क्या होती है, आपका इनवर्ट क्या होता है, आपका इनवर्ट जो आपका एक्सपेंस है, आपका डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, आपका कैरेज इनवर्ट क्या है। इस टाइप से हमने ये सारी चीजें हमने मेजर करना देख लिया। हाँ, इस पर्सनल नेचर का, रियल का है, नॉमिनल का है, ये सारी चीज। अब इसमें आते हैं रूल कि हम डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे। तो ये रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सन नेचर का है। ठीक है, गिवर। हाँ। यस सर। रियल में बोला जाएगा डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। गोज आउट। हाँ, और नॉमिनल में डेबिट debit ऑल all losses एक्सपेंसेस and एंड expenses, लॉसेस credit आपके। all incomes and gains. हाँ, तो ये बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब Yes, देखो sir. इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री आती है, हम धीरे धीरे चलते हैं कि इसमें एंट्रीज आई। देखो क्या कि बोलता है जी, आपका जो एंट्रीज है, कहाँ है जी एंट्रीज, कहाँ गई कहाँ गई, ये इससे नीचे पहले सर। यहाँ आते हैं। ये इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं कि देखो एग्जांपल है, ए चेक ऑफ 5,000 वाज पेड टू हरीश। अब हमने क्या करा, एक चेक है जो 5,000 का एक बना के मतलब किसको दे दिया, हरीश को। अब हरीश कौन हुआ, एक पर्सन। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और चेक आ गया, इट मीन्स हम बोलेंगे बैंक। ठीक है, बैंक भी पर्सनली हुआ सर। हाँ जी, बैंक भी पर्सन है और हरीश भी पर्सन है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या चीज हो रहा है जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसको होगा, चेक, हरीश को सर। हरीश को। और क्रेडिट द गिवर, गिवर हम है और बैंक हम को। अपनी बुक में कभी अपना नाम नहीं लिखते। ठीक है, बैंक का नाम लिखिए। हम क्या बैंक चीज का उसको नाम दे रहे हैं, कैश टू दे रहे बैंक हैं, अकाउंट बैंक कर दे रहे देंगे। हैं, क्या चीज है, तो हम बैंक लिखेंगे। तो क्या टू एंट्रीज बैंक अकाउंट हो होगी, जाएगा। हाँ, हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट आपका। ठीक है, इसी को देखो इन्होंने एग्जांपल के साथ प्रॉपर समझा रखा है कि रूल कौन सा अप्लाई हुआ, डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है। अभी तो जैसे एक सिंपल सिंगल रूल का आया था, आगे जाके एक अकाउंट पर्सनल का होगा, एक रियल का होगा। तो आपको ये दोनों चीज इसको मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, आप जैसे देख रहे हो फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 वाज परचेज इन कैश। अब मैंने कहा मैंने एक फर्नीचर खरीदा, कितने का, 15,000 का, वाज परचेज इन कैश। तो एक फर्नीचर क्या होता है आपका, तो ये फर्नीचर रियल अकाउंट होता है सर। रियल हाँ अकाउंट रियल होता है, सर। और कैश रियल अकाउंट। दोनों कैश। रियल है। अब बस यस रियल में सर। हमें क्या देखना है यहाँ पे कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। की कम्स इन हमें क्या मिल रहा है और हमारे पास से क्या गया जी। तो फर्नीचर हमने अकाउंट देखा करेंगे सर। कि यहाँ पे कि फर्नीचर हमने जब परचेज किया तो फर्नीचर हमें रिसीव होगा, यस सर। और जब हम फर्नीचर परचेज करें तो उसके बदले हम कैश दे दे रहे हैं उसे, टू कैश अकाउंट हो जाएगा सर। है टू ना। कैश अकाउंट हो जाएगा बाद। हाँ जी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश कैश। अकाउंट। यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर।
फिर ऐसे ही आते हैं जी आगे जाके, ऐसे ही बोल रहा है जी एंट्रीज के बाद ये नॉमिनल से रिलेटेड आपको रूल पूछेगा कि जो नॉमिनल नेचर के होंगे कि आ जाते हैं जी, कहाँ के एंट्रीज, ये रहा कि पेड सैलरी ऑफ 10,000 इन कैश, कि मैंने एक सैलरी पे करी एक पर्सन को कितने की जी 10,000 की इन कैश। तो सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस है। और कैश आपका रियल है। रियल हाँ है। जी रियल है। तो आपको देखो क्या दो चीज मिल गए आपके, किसके अंदर, नॉमिनल रियल दोनों आगे। अब पेड अकाउंट कर देंगे नीचे इन कैश। क्या करेंगे जल्दी दोबारा बताना। पेड अकाउंट टू पेड पेड नहीं, अकाउंट पेड करेंगे नहीं, 10। हम देखो क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि हमारा सैलरी नॉमिनल अकाउंट, क्या है, सैलरी। सैलरी अकाउंट। हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट। हाँ जी ठीक है। तो ऐसे करके आपको आगे जाके एंट्रीज बनानी है, उसके बाद हमें फिर टैली पे करनी है। तो ये सारी चीज अब आप पढ़ लोगे। अब हम आ जाते सर हैं, ये पेड, तो ये आपने बताया पेड अकाउंट नहीं लिखते, और क्या क्या नहीं लिखते सर इसमें? बस सैलरी लिखते हैं जिस चीज का आपका नेचर है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे अब हमारे पास ये एंट्रीज आई थी, अभी सैलरी की दिखाता हूँ मैं आपको। ये है, तो हमें एंट्रीज क्या लिखे, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश। बट आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है जी आपका, नीचे एक मतलब बना के। हाँ यस जो सर, ऐसे ही फॉर्मेट आपको बनाना है फॉर्मेट डेबिट बना क्रेडिट के। का। हाँ ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। इसके अकॉर्डिंग फिर आपका मॉडर्न अप्रोच, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपका ट्रेडिशनल आपने आज पढ़ी है तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आप आगे एंट्रीज करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टैली है इस पर आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा ऐसा लग रहा होगा आपको कि आज थ्योरी पढ़ ली, बट थ्योरी नहीं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं हम। ठीक है। अब प्रैक्टिकल में क्या है जी, आपका जो ये वाउचर्स है, अभी तक हम यहाँ क्रिएट एंड ऑल्टर यहाँ तक पहुंच गए थे। अगला काम हमारा वाउचर्स का है, जहां पे आप देखोगे हम वाउचर्स में आओगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से आपका रिसिप्ट, 7 से जर्नल, 8 से सेल एंड परचेज। ये सारी चीज दिखा रहा है, तो इसमें हमें इंक्रीज करनी होगी। आप देखोगे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल, ये तो दिखा रहा है डेबिट क्रेडिट। बट आप जब परचेज और सेल पे आ रहे हो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक फॉर्मेट दिखा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, वो एक बिल फॉर्मेट में मिलता है, तो हमें बिल जनरेट करना होगा, इसलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, वो बिल दिखा रहा है आपको। ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं जी हमें इसमें इंक्रीज कैसे करनी होगी। जैसा भी हमने यहाँ तो देखिए आपकी इंक्रीज कैसे कैसे हो रही है, बट हमें इन वाउचर में जाके इंक्रीज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारा वाउचर का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे किसके जी, आपके वाउचर इंट्रोडक्शन, कि आपके कौन कौन से वाउचर्स होते हैं और कैसे कैसे इसको मेंटेन करना है। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं जी, ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को हम कर देते हैं जी खत्म। कि आप क्या कर रहा है, इनको खत्म कर दिया ना आपका अकाउंटिंग इन्वेंट्री। अब इन्होंने क्या करा है, सिंपल से वाउचर्स, वाउचर्स के अंदर ही कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, स्टॉक जर्नल एंड फिजिकल स्टॉक। ठीक है। यस सर। तो अब बात आती है सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर कौन से होते हैं, जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट बैंक होगी से रिलेटेड बैंक होगा। और कैश। बैंक यस सर। क्रेडिट नहीं होगा, इसके अंदर बैंक और कैश। बैंक से वो कैश दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हाँ हैं, विड्रॉल कर कि रहे हैं, उसके लिए यूज इसके होगा। अंदर हम कौन कौन सी तीन ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। हाँ। कि जो हम अपनी कंपनी का पैसा अपने बैंक में जमा करा रहे हैं, या कंपनी के लिए बैंक से पैसा निकाल के ला रहे हैं, या फिर हमारे पास दो बैंक थे तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो आरटीजीएस करेंगे वो भी इसी में ही आएगा ना, तब कॉन्ट्रा इसी में? में वो सारा बैंक के नाम से दिखाया जाता है आपका, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आपका जो भी आप कर रहे हो सारी चीजें। ठीक है। तो आपको पता चल गया कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री जाती है, जल्दी से बोलिए। डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। हाँ जी, किससे रिलेटेड, जो कंपनी का पैसा आप बैंक में रखोगे और बैंक कंपनी का पैसा बैंक से निकाल के लाओगे, या कंपनी के बैंक अकाउंट में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करोगे। ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है, अगर ये कंफ्यूजन दूर तो आपकी सारी टैली में एंट्रीज बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट वाउचर में जाएगी। इसके एग्जांपल के साथ दे रखे हैं। फिर अगला आपसे कहता है जी, आपसे क्या, कि यहाँ पे आपका एक नोट बोल रखा है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए एक नोट क्या बोल रखा है, कि आप जब ये इंक्रीज करोगे ना, इंक्रीज तो देखो यही होगी, जैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। जब विड्रॉल करोगे तो कैश बैंक से बाहर आ रहा है, तो क्या है जी, कैश क्या है आपका रियल और बैंक आपका पर्सनल।
तो क्या है जी, यहाँ पे आपको किसको पैसा मिलेगा, आपको, आप अपनी बुक में कभी नाम नहीं लिख सकते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, एंट्रीज तो हमेशा ये रहेगी। बट जब आप एंट्रीज करने जाओगे तो आपसे वाउचर में क्या पूछेगा सबसे पहले, आप यहाँ जाओगे तो क्या पूछ रहा है जी आपसे सबसे पहले, जब मैं कॉन्ट्रा में जाता हूँ, क्रेडिट नेचर वाला। अभी पूछ रहा है क्रेडिट नेचर, नहीं अभी तो नहीं पूछ रहा सर। ये होता है सिंगल मोड। आपको अगर जैसे सिंगल मोड आपकी पास टैली में भी ऐसे सिंगल मोड दिखाएगा तो आपको डबल एंट्री करने में बस कुछ नहीं करना, कंट्रोल H करना है एच करना है और और यहाँ डबल पे एंट्री। डबल एंट्री। अब आ गया ठीक है क्रेडिट सबसे पहले, यस सर। यस ठीक सर। है। तो ये चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो अभी इसमें एंट्रीज भी बताएंगे आपको आगे, बट उससे पहले आपको आज का जो होमवर्क रहेगा ये सब पढ़ के और सारी एंट्रीज को क्लासिफाइड कर लेना है। मैं आज आपको एंट्रीज दे दूंगा, जिन जिन ने कर रखी है, जिनको आती है उनके लिए वेल एंड गुड, बस वो उस एंट्रीज के सामने क्या लिखेंगे कि इस वाउचर में जाएगा, और जिनको वो एंट्रीज करनी है वो प्रॉपर मैनुअल करेंगे। और क्या करेंगे जी, मेरे को दिखाने के लिए मेल या मेरे नंबर पे डाल सकते हो, जिससे मैं आपका चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। प्लस आपका क्या है जी, यहाँ पे आप देखोगे अगला कह रहा है जी आपका वाउचर्स आपका पेमेंट का। तो पेमेंट में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि पेमेंट आप कौन सी पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं। तो याद रखना पेमेंट मीन्स क्या है कि आप अपना पैसा किसी अनदर पार्टी को दे रहे हो इन कैश या बाय बैंक, ठीक है। ओके सर। और कभी भी पेमेंट में जब तक कैश या बैंक के थ्रू आप नहीं दे रहे होगे वो एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होगी टैली में। अब जैसे मान लो एग्जांपल दे रखे हैं, आप किसी पार्टी को दोगे किस में जी, कैश या बैंक के थ्रू देना चाहिए। किसी एक्सपेंसेस पे करोगे जैसे सैलरी, रेंट, वो भी किस में देना चाहिए, बाय बैंक या कैश के थ्रू। हाँ। फिर परचेज करो फिक्स एसेट्स, वो भी बाय कैश या बाय बैंक। उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज देखो दिखा रखी है कि राम को हमने पे कर रहा है एग्जांपल के लिए, सैलरी पे कर रहे हैं, तो एंट्रीज यही बनेगी और सेम एंट्रीज जाएगी। बस आपको याद रखना है क्या होगा इस वाउचर में, नोट क्या है आपका, कैश और बैंक ऑलवेज क्रेडिटेड इन पेमेंट वाउचर, कि पेमेंट वाउचर में हमेशा देख रहे हो कैश या बैंक क्रेडिट रहेगा। वरना वो एंट्री देखो आप, जैसे मैं F5 करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा जी आपका, कि यहाँ पे भी ये दिखा रहा है आपको, यहाँ पे हमेशा आपको क्रेडिट करना होगा किसको जी, क्योंकि दोनों में डेबिट है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, क्रेडिट आपका हमेशा कैश या बैंक रहेगा, ठीक है। यस सर। फिर आ जाते हैं जी आपकी एंट्रीज, पेमेंट के बाद रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में क्या रहेगा, सेम इसका रिवर्स आप याद रखना कि आपको किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव हो रही है या कोई इनकम रिसीव हो रही है या कोई फिक्स एसेट्स आप सेल कर रहे हो इन कैश या बाय बैंक के थ्रू, ठीक है। यस सर। तो आपकी वो एंट्रीज किस में जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। और इसमें हमेशा क्या होगा, आपका कैश और बैंक ऑलवेज डेबिटेड रहेगा क्योंकि इस समय आपको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें भी क्रेडिट वाला अकाउंट पहले आपसे पूछेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं प्राइम पे कि F6 करते हैं हम, तो पहले कौन सा पूछ रहा है आपसे, क्रेडिट। क्रेडिट वाला पूछ रहा है ना आपसे अकाउंट। यस सर। फिर हम आ जाते हैं जी दोबारा जल्दी से कि हमने कहा इसमें जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर कौन सा होता है, जिसके अंदर हमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं जाती। जैसा अभी हमें पता था कि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री उसमें जाएगी, पेमेंट करेंगे तो उसमें जाएगी, रिसिप्ट करेंगे इसमें जाएगी। बट मैंने कहा कि मैंने कोई फर्नीचर खरीदा उधार पे, क्रेडिट पे, पैसा नहीं दिया अभी, इन फ्यूचर दूंगा, तो वो किस में जाएगी एंट्रीज, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर जैसे मैं रेंट आगे जाके हम जैसे आउटस्टैंडिंग, रेंट पेबल, ये सब की एंट्रीज अभी अगली क्लास में हम देखेंगे, वो सारे आउटस्टैंडिंग के एंट्रीज भी जनरल में। आगे जाके हम जीएसटी का जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वो भी किस में जाएगा, जनरल में आपका, ठीक है। तो इस टाइप से सारी चीजें आपकी जनरल में जाएगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फिर आप देखोगे सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज हमेशा याद रखना, इसमें क्या रहेगा, आप जब किसी दुकान पे गए, आपने कोई चीज खरीदी, जहां बड़ी दुकान है वहां आप क्या करते हो, उससे सामान लेते हो, वो क्या करता है एक बिल रेस करके देता है, चाहे वो उससे कैश खरीदो चाहे उससे क्रेडिट पे खरीदो, मिलता क्या है आपको वहां से, इनवॉइस मिलता है ना आपको। इसलिए हमेशा सेल एंड परचेज में क्या होगा, चाहे सेल कैश में कर रहे हो चाहे क्रेडिट में कर रहे हो, वो कहाँ जाएगी आपकी, सेल में, ठीक है।
ऐसे ही सेम एज इट इज आपका अगर परचेज आप कर रहे हो जी किसमें, कैश में या चाहे क्रेडिट में, तो किस में जाएगी आपकी F9 में। ठीक है, इसमें भी आपके 3 मोड होते हैं। 3 मोड कौन कौन से, जो आपको अभी मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि अगर आपको इनवॉइस बनाना है ये सारी चीजें, बट उससे पहले आपको मैं दिखा दूं आज के लिए जो आपका काम क्या रहेगा कि सारे असाइनमेंट देख रहे हो आप, ये मैं आपको सारे भेज दूंगा। एडवांस एंट्रीज अगर जितनी हो सके उतनी करना, बाकी हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिक एंट्रीज आपकी, और उसके बाद फिर आपकी कौन सी है जी यहाँ पे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट आपके, क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट भी पता होना चाहिए, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो एक बार इसको भी रीड करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा थ्योरी वाली नहीं पढ़ा रहा, वरना क्या होगा कुछ ज्यादा आपके कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए आपको। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा पता है ना आपको? यस सर, एंट्रीज। हाँ, एंट्रीज। अगर आपको एंट्रीज आती है, आप कॉन्फिडेंस हो जी फुल्ली कि हाँ मेरे को ये बिल्कुल आती है जी, तो आप उसको मैनुअल मत करना। आप लोग क्या करना, उस किसके वहां से वॉइस आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करना उसको मैनुअल एंट्रीज मत करना, बस सिंपल क्या करना आप उसके सामने लिख देना कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट किस वाउचर में जाएगी वो। ठीक है, और जिनको कंफ्यूजन है एंट्रीज में वो जरूर इसको मैनुअल करके देखेंगे, और अगर कोई डाउट होगा कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे फिर उसे। ठीक है, ठीक है सर। इसके अंदर जो भी डाउट रहेगा, और आगे ना कल आपकी एडवांस एंट्रीज भी दिखाऊंगा मैं आपको कि एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसिप्ट आपकी, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, या कोई डिविडेंड आपका है, कोई इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट पेबल है, वो सब कैसे दिखाओगे। अभी आज हमने सबसे पहले बेसिक बेसिक बात करी है। ठीक है, ठीक है सर। तो आज का होमवर्क आपको पता है सबको ना, यस और आज सर। हो जाएगा ना कि कल भी आप आओ जैसे मैंने आज पूछा फिर नहीं वही। सर, मैंने सब किया था सर। अच्छा, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो कल वाली क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना कुछ ज्यादा ना हो जाए आपका, कि क्योंकि ये बेस है, अगर जितना अच्छा आपका ये बेस बन जाएगा ना, तो आगे टैली में जो भी आपकी जीएसटी सब कुछ नहीं है आपके लिए, मतलब बिल्कुल इजी लगेगा, मतलब कुछ है नहीं, मतलब बहुत इजी लगेगा। ठीक है, कि कहीं आप लोग सोचे कुछ है ही नहीं तो मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो आज की क्लास फिर खत्म करें, किसी को सर। कोई डाउट है अभी भी? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो ठीक है जी, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, आपके पास नोट्स भिजवाते हैं, जल्दी से आप ये कंप्लीट करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। सर थैंक बाय यू बाय सर। जी, बाय बाय, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू।